वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 411 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो वैल्यूइंग स्टॉक्स की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन किया जाता है वर्थ जो एक कंपनी के शेयर की और जो कि बेस करती है उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशन होती है उसके ऊपर। और इन्वेस्टर टिपिकली तौर पर कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जैसे कि अर्निंग पोटेंशियल, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड होते हैं। और अगर एग्जांपल ले तो जैसे कि कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च करेगी न्यू प्रोडक्ट तो वो सिग्निफिकेंटली तौर पे इंक्रीज़ करेगी उसका रेवेन्यू, और जो सिग्निफिकेंटली तौर पे इंक्रीज़ होगा उसका रेवेन्यू, और स्टॉक वैल्यू जो है वो बढ़ेगी क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो एंटिसिपेट कर लेंगे कि रिटर्न्स जो है वो हाई होंगे। और स्टॉक वैल्यूएशन जो है वो ज़रूरी होती है इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को क्या आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू है अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले में कंपेयर करें। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि कंपेयर करना स्टॉक प्राइस जो है एक टेक्नोलॉजी फर्म का उसकी प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ के साथ इसके मुकाबले में कि एक जो स्टेबल यूटिलिटी है, यूटिलिटी कंपनी जो है वो प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो के साथ। और जो अंडरस्टैंड करना है वैल्यूशन को, इसमें ये कि ये भी शामिल है कि रिकॉग्नाइज़ करना मार्केट सेंटिमेंट जिससे आ सकते हैं प्राइजेस जो कि बियॉन्ड होते हैं फंडामेंटल वैल्यू के ऑप्टिमिज्म के पीरियड्स के दरमियान या फिर जो फेयर है। नाउ द रिस्क एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, जो रिस्क और वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में अफेक्ट करती है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग। और जो स्टॉक्स होते हैं हायर वॉलेटिलिटी के साथ, जैसे कि वो जो टेक्नोलॉजी में है या इमर्जिंग मार्केट में उनमें ज़्यादा रिस्क होता है अगर हम स्टेबल सेक्टर्स के मुकाबले में देखें जैसे कि यूटिलिटीज़ या फिर कंज्यूमर स्टेपल्स को। और जैसे कि एक टेकअप स्टार्टअप जो है वो ऑफ़र करता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी आती है जो कि स्टॉक प्राइजेस को फ्लक्चुएट करती है वाइडली तौर पर। इसी के मुकाबले में जो स्टैब्लिश कंपनी होती है कंसिस्टेंट अर्निंग के साथ, वहाँ पर लोअर रिस्क होता है और प्रोडिक्टेबल वैल्यूएशन होती है। इन्वेस्टर जो वो असेस करते हैं रिस्क यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को जैसे कि कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्चुअली, जो कि मार्केट ट्रेंड्स होते हैं जैसे कि और इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, और जो कंपनी के स्पेसिफिक इशू, कंपनी के अपने इश्यूज़ भी होते हैं जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी, मैनेजमेंट किस तरह की है, या फिर जो डेट लेवल्स है कर्जे वगैरह का वो क्या है। और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है जो कि एक कॉमन स्ट्रेटजी है मैनेज करने के लिए रिस्क। स्प्रेड किया जाता है इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ सेक्टर्स या एसेट क्लास में, यानी कि एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में और या फिर डिफरेंट क्लासेस में, एसेट क्लासेस में एक्चुअली। नाउ दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये जो है एक्ट करते हैं ब्रिज के तौर पर जो है सेवर्स और बोरोवर्स के दरमियान, फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स जो है इकोनॉमी में। और बैंक्स जो है, इंश्योरेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट फर्म ये कॉमन एग्जांपल हैं, और ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को कि सेव करें पैसा सिक्योरली, जबकि प्रोवाइड करते हुए लॉन्स जो है बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को प्रमोट करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ। और जैसे कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं मनी जो है बैंक के अंदर, बैंक इशू करता है, यूज़ करता है एक्चुअली उन फंड्स को ताकि वो किसी और को दे, ताकि वो उससे घर ख़रीद सकें या अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। और ये जो प्रोसेस होता है रिड्यूस करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, जो कि बनाता है फाइनेंशियल मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट। और इंटरमीडियरीज जो है वो मैनेज भी करते हैं रिस्क, पूल करते हुए रिसोर्सेज को, और ऑफर करते हैं प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड हो गया। और इनका रोल जो है वो मॉनिटरिंग बोरोअर्स तक है, जो कि इंश्योर करते हैं क्रेडिट वर्थनेस और मेंटेन करते हैं ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम में। अब बेसिक लैंडिंग और सेविंग से आगे अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज सर्विसेज जो कि बढ़ाता है मार्केट स्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि असिस्ट करना कंपनीज को कि रेज़ कर सकें वो कैपिटल रेजिंग में, यानी कि स्टॉक्स या बॉन्ड इशुएंस के ज़रिए। जबकि इंश्योरेंस फर्म जो है वो प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को अनफोर्सिन लॉसेस के अगेन। और पेंशन फंड्स जो है वो मैनेज करते हैं रिटायरमेंट सेविंग, इंश्योर कर रहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर एम्प्लॉयज़। और ये इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट भी करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैनलिंग करते हुए फंड्स जो है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गए। और इसी के साथ साथ जो इंटरमीडियरीज हैं ये क्रिटिकल रोल भी प्ले करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, ऑफर करते हुए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और जो डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस होते हैं। और इनकी एबिलिटी होती है कि एग्रीगेट करें इन्फॉर्मेशन और एलोकेट करें रिसोर्स जो एफिशिएंटली, जो कि बनाता है उनको इंडिस्पेंसिबल जो है मॉडर्न इकोनॉमीज़ में। नाउ दी बैंकिंग। अब बैंकिंग कॉर्नरस्टोन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का, जो कि ज़रूरियात की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिपॉजिट हो गए, लोन्स हो गए और पेमेंट वगैरह हो गए। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से और ऑफर करते हैं सेफ्टी और अर्निंग, इंटरेस्ट अर्निंग भी। जबकि ये फंड्स जो है वो इन फंड्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट जो है बोरोवर्स को। ये जो डुअल फंक्शन है ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन को एनेबल करता है और इन्वेस्टमेंट। और बैंक जो है वो ऑफर भी करता है सर्विसेज जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, जो कि बनाता है फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को कन्वीनियंट और सिक्योर। और एग्जांपल लें तो जब एक बिज़नेस जो है वो लोन लेता है एक्सपेंड करने के लिए ऑपरेशंस, बैंक फैसिलिटेट करता है ग्रोथ। और बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है ताकि मेंटेन किया जाए स्टेबिलिटी को और प्रोटेक्ट किया जाए डिपॉजिटर्स को। और कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जैसे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट और इसके अलावा कैपिटल एडिकेसी स्टैंडर्ड। और इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल रोल है मॉडर्न बैंक जो है वो इंगेज हो रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में भी आज के दौर में। डिजिटल बैंकिंग जो कि एक कॉमन सी चीज़ है और इसमें ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं और एप्लीकेशंस भी हैं। नाउ द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनकी बैलेंस शीट जो है एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन का। इसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती है और इक्विटी होती है। और एसेट में अगर हम बात करें तो इसमें लॉन्स हैं, रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं। जबकि लाइबिलिटीज़ के अंदर कस्टमर डिपॉजिट हैं, बोरोवर्स फंड। इक्विटी रिप्रेजेंट करता है बैंक की ओनरशिप का इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड करना है इस बैलेंस शीट को जो है क्रूशल होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बैंक जो है मैनेज करता है रिसोर्सेज और रिस्क। और एग्जांपल ले तो जैसे कि एक बैंक जो है हाई प्रोपोर्शन के साथ रिस्की लोन का फेस करता है पोटेंशियल लॉसेस अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है। रेगुलेटर्स मॉनिटर करते हैं इन स्टेटमेंट्स को ताकि इंश्योर करें कंप्लाइंस सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ और मेंटेन करें पब्लिक कॉन्फिडेंस। और बैलेंस शीट जो है वो इन्फ्लुएंस भी करता है प्रॉफिटेबिलिटी। और बैंक जो कि अर्न करता है इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन से और पे करता है इंटरेस्ट जो डिपॉजिट के ऊपर। एनालाइज करते हुए इन कंपोनेंट्स को स्टेक होल्डर्स असेस कर सकते हैं बैंक की स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और एबिलिटी के विट स्टैंड कर सकें इकोनॉमिक शॉक्स। नाउ द बैंक जो फेस करता है बहुत सारे रिस्क जो कि असर डालते हैं उनके ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पे। क्रेडिट रिस्क आता है जब बोरोवर जो है वो फेल हो जाता है रीपे करते हुए लॉन्स और उसी से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क होती है अगर बैंक जो है वो पूरा ना कर सके विड्रॉल डिमांड इनसफिशिएंट लिक्विड एसेट्स की वजह से। और ऑपरेशनल रिस्क आते हैं इंटरनल फेलियर से, जैसे कि सिस्टम ब्रेक डाउन या फ्रॉड का होना। मार्केट रिस्क में चेंजेस आती है इंटरेस्ट रेट या करेंसी वैल्यू में और ये अफेक्ट करते हैं एसेट वैल्यू। और एग्जांपल ले तो इकोनॉमिक डाउन टर्म के दरमियान डिफ़ॉल्ट रेट जो होते हैं लोन के ऊपर बढ़ जाते हैं। नाउ द इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क से मुराद ये होता है कि पोटेंशियल जो इम्पैक्ट है फ्लक्चुएशन का इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन का बैंक की अर्निंग के ऊपर और जो एसेट वैल्यू है उसके ऊपर। जब रेट जो है वो बढ़ता है वैल्यू जो है फिक्स रेट लॉन्स की और सिक्योरिटीज़ की गिरती है, उससे प्रॉफिट में भी कमी आती है। और उसके मुकाबले में रेट जब जो है गिरते हैं तो लो कर सकते हैं इनकम वेरिएबल रेट लोन से। और अगर एग्जांपल लें तो ये कि अगर एक बैंक जो है वो होल्ड करता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इंक्रीज़ होना मार्केट रेट जो है बनाएगा उन बॉन्ड्स को लेस वैल्यूएबल। और ये रिस्क इफेक्ट जो है ना सिर्फ ये बैंक के लिए है बल्कि बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स भी, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं जो डिसीजंस होते हैं लेंडिंग के और इन्वेस्टमेंट के। और मुकाबला करने के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क का बैंक यूज़ करते हैं स्ट्रेटजीज जैसे कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, हेजिंग होना डेरिवेटिव्स के साथ, मेंटेन करना एक बैलेंस मिक्स फिक्स्ड और वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट्स का। ना द नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो है फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते ट्रेडिशनल डिपॉजिट लेकिन प्रोवाइड करते हैं दूसरी सर्विसेज। और एग्जांपल अगर देखें तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, पेंशन फंड्स और फाइनेंस कंपनीज़ हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं बड़ा रोल रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सेविंग्स में। और जैसे कि इंश्योरेंस फर्म्स प्रोटेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को लॉस के अगेंस्ट एक्सीडेंट वगैरह से या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। जबकि पेंशन फंड्स इंश्योर करते हैं रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी
इन्वेस्ट करते हुए उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। फाइनेंस कंपनीज ऑफर करती हैं लोन जो है कंज्यूमर परचेजेस के लिए, जैसे कि कार्स या अप्लाइंसेस वगैरह, विदाउट होल्डिंग डिपॉजिट। और कॉम्प्लीमेंट्री बैंक्स जो है उनके ज़रिए नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बढ़ाते हैं फाइनेंशियल रेजिलेंस और प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज सर्विस जो कि स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक होती है। बेसिक फंक्शंस के साथ साथ जो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं ये इंगेज भी होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल प्लानिंग में। और म्यूचुअल फंड्स जैसे कि क्या करते हैं कि पूल करते हैं रिसोर्सेज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर से ताकि क्रिएट करें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसको प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। और ये अप्रोच अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को कि लिमिटेड एक्सेस जिनके लिमिटेड कैपिटल के साथ कि वो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तक यानी कि लिमिटेड कैपिटल भी जिनके पास होता है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से वेंचर कैपिटल फर्म्स प्रोवाइड करती है फंड स्टार्टअप्स को और उसी से इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफर भी करता है एडवाइजरी सर्विसेज, हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन वो ले सकें इंश्योरेंस कवरेज के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। नाउ द गवर्नमेंट सेफ्टी नेट। गवर्नमेंट सेफ्टी नेट जो है फाइनेंस के अंदर इससे मुराद ये कि मेजर जिनको डिज़ाइन किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिटर्स और मेंटेन करना स्टेबिलिटी बैंकिंग सिस्टम के अंदर। और डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स जो है ऐसे भी होते हैं जो कि गारंटी करते हैं कि कस्टमर जो रिकवर करेंगे उनके फ़ंड जो है एक सर्टेन लिमिट तक अगर बैंक फेल भी हो जाए। और ये एश्योरेंस रोकती है पैनिक जो है विड्रॉल और प्रमोट करती कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर सकती है एमरजेंसी लिक्विडिटी ताकि सपोर्ट करे या बेल आउट करे क्राइसिस के दरमियान ताकि सिस्टमेटिक कोलैप्स को रोका जा सके। ना द गवर्नमेंट बैंक टिपिकली तौर पे सेंट्रल बैंक होता है जो कि हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक है। एक बड़ा रोल प्ले करता है मैनेज करने में मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी बैंक के अंडर में होती है। और इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, सेट करता है इंटरेस्ट रेट। और एक ये जो है एक्ट करता है लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। तो स्टेट बैंक जो है यहाँ वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम्स और इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ ताकि कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को, महंगाई को और प्रमोट करे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और सेंट्रल बैंक जो है वो मेंटेन भी करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंटरवीन करता है करेंसी मार्केट में जब कभी भी ज़रूरी होता है। और इनके एक्शंस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि बनाता है इनको कॉर्नर स्टोन जो है नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।